young viewers and my dear friends, you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनवी इज हेयर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसे DOE भी कहते हैं, GNCT ऑफ दिल्ली, प्रैक्टिस पेपर एनुअल टर्म का। ठीक है, आपको इस पेपर को ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड का जो पेपर है बिल्कुल इसी टाइप का आएगा। ये नहीं कहा कि यही पेपर आएगा, लेकिन इसी टाइप का पेपर आएगा। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स का जो ब्रेकअप है वो सेम यही रहेगा। ओके, तो धीमे धीमे हो सकता है आपको ये पता चल जाएगा कि किस वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनेशन में आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा ऐसा चेंज आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कैरेक्टर स्केच या डायरेक्ट नहीं आता, कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ प्रैक्टिस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड नंबर 184, क्लास 10th 2025-26। टाइम अलाउड है इसका 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 80। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। इन निर्देशों को ध्यान से, सावधानी से पढ़ें और इनको फॉलो करें। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 11 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चन दिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं। सेक्शन बी स्किल्स सेक्शन होता है बी। सेक्शन बी जो होता है रीडिंग स्किल्स है सेक्शन ए। सेक्शन बी है ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। सेक्शन सी है लिटरेचर, टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक्स लगी हुई हैं उनमें से। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उनके आगे, हर एक पार्ट के आगे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसी को फॉलो करना है। नंबर 1 सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेजेस हैं जिसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ इन आवर रश टू अर्बनाइज, हमारी दौड़ धूप, अर्बनाइज नगरीकरण की हमारी रश का मतलब जल्दबाजी, दौड़ धूप। वी ऑफन फॉरगॉट दैट द नेचुरल वर्ल्ड स्पीक इट्स ओन क्वाइट लैंग्वेज। और इस भगदड़ में, नगरीकरण की भगदड़ में, हम भूल जाते हैं कि प्राकृतिक संसार अपनी शांत भाषा बोलता है। अपनी शांत भाषा में हमें कुछ कहता है। द रसल ऑफ लीव्स, पत्तियों की सरसराहट। द रिदम ऑफ रेन, बारिश की लय। एंड द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड एट डॉन, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में पक्षियों का गाना। आर ऑल पार्ट ऑफ अ वोकैबुलरी, ये सभी के सभी उस शब्दकोश का हिस्सा हैं। ओल्डर देन एनी रिटन वर्ड, जो कि लिखे हुए शब्दों से भी कहीं पुराना है। येट मोस्ट ऑफ अस हैव स्टॉप्ड, हालांकि हम में से बहुत लोग इन आवाज़ों को, पत्तियों की सरसराहट, बारिश की लय और पक्षियों के गाने को सुनकर रुक भी जाते हैं। लिसनिंग, और सुनते हैं। फॉर टुडेज जनरेशन, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए, हुज डेज आर फिल्ड विद स्क्रीन्स एंड डेडलाइंस, जिनके जो दिन हैं वो सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन और अपने कामों की डेडलाइन तक ही सीमित है। नाउ दोबारा इसको पढ़ रही हूँ लाइन को। फॉर टुडेज जनरेशन, आज की पीढ़ी, हुज डेज आर फिल्ड विद स्क्रीन्स एंड डेडलाइंस, जिनके दिन भरे हुए हैं कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन से और अपने कामों की डेडलाइन से भरे हैं। नेचर्स वॉइस इज़ बिकमिंग फेंट, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, प्रकृति की आवाज़ उन्हें बहुत धुंधली आती है, लगभग। ऑलमोस्ट फॉरगॉटन का मीनिंग लगभग वो इस आवाज़ को भूल ही चुके हैं।
We may scroll endlessly through pictures of mountains and forest. हम जो है स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल क्या होता है, फिंगर से स्क्रीन को ऊपर या नीचे करना, एंडलेसली अंतहीन रूप से हम अपनी स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं। और इन पिक्चर में हमें माउंटेन पहाड़ दिखते हैं, जंगल दिखते हैं, बट हाउ मैनी ऑफ अस पॉज टू फील द विंड। लेकिन उस स्क्रीन पर जब हम स्क्रॉल करके माउंटेन्स को और जंगलों को देखते हैं तो हम में से कितने लोग रुकते हैं, पॉज का मीनिंग रुकते हैं, टू फील द विंड कि हम हवा को महसूस करें, स्मेल द अर्थ आफ्टर रेन, बारिश होने के बाद ज़मीन की खुशबू लें, और सिंपली वॉच क्लाउड्स ड्रिफ्ट बाय, या फिर साधारणता बादलों को देखें जो कि बहकर आसमान में इधर से उधर जाते हैं। द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट, जो कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो ये विश्वास करता है दैट नेचर वॉज द ग्रेटेस्ट टीचर, कि प्रकृति हमारी सबसे महान अध्यापक है। ही फाउंड लेसन्स इन एवरी फ्लावर एंड हिल, उन्होंने पाया सबक हर एक फूल में और हर एक पहाड़ों में। बिलीविंग दैट, उन्होंने विश्वास किया, ट्रू विजडम अराइज नॉट फ्रॉम बुक्स, सच्ची बुद्धिमानी, सच्ची बुद्धि किताबों से नहीं आती, अलोन, अकेले किताबों से नहीं आती, बट फ्रॉम कम्युनियन विद द अर्थ, बल्कि धरती के साथ एकाकार होने में आती है। मॉडर्न साइंस नाउ अग्रीज, आधुनिक विज्ञान अब सहमत होता है। स्टडीज शो दैट टाइम स्पेंट इन नेचर, और अध्ययन दिखाते हैं कि जो समय प्रकृति में बिताया गया है, प्रकृति के नीचे लोअर्स स्ट्रेस, वो हमारे तनाव को, समय जो प्रकृति में बिताया वो हमारे तनाव को कम करता है। शार्पेंड फोकस, ध्यान केंद्रित करने को तीखा करता है। एंड इंक्रीज क्रिएटिविटी, और हमारे अंदर नई चीज़ों की खोज करने को बढ़ाता है। फॉर स्टूडेंट्स अंडर कॉन्स्टेंट एकेडमिक प्रेशर, वो छात्र जो कि लगातार शिक्षा के दबाव में रहते हैं, अ वॉक इन अ पार्क, ए पार्क के अंदर एक सैर, कैन ऑफन डू मोर देन आवर्स ऑफ रिवीजन, और वह उनकी जो रिवीजन के घंटे हैं उनमें कहीं कुछ ज़्यादा कर सकती है। साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस अटेंशन रेस्टोरेशन, और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सब के सब, रेस्टोरेशन का मतलब होता है अटेंशन, रेस्टोरेशन का मतलब, ये सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो इसे हमारे ध्यान को वापस संचित होना कहते हैं। द माइंड हील्स इटसेल्फ, और पार्क में या हरे खेतों मैदानों में जाने से, सैर करने से हमारा दिमाग खुद ही हील हो जाता है। हमारा दिमाग जो चोटिल हो जाता है, हमारे दिमाग में जो परेशानी होती है वो सभी बातें सुधर जाती हैं। व्हेन सराउंडेड बाय ट्रीज स्काई एंड साइलेंस, और हमारा दिमाग अपने आप से उसका इलाज हो जाता है अगर वह पेड़ों, आसमान और शांति के द्वारा घिरा हुआ है। द डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, प्रकृति से पूरी तरह अलगाव, हैज़ कंसीक्वेंस, इसका परिणाम होता है बियॉन्ड आवर नेचुरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके भी कहीं दूर जा कर के पड़ता है। When we stop noticing, जब हम रुकते हैं कुछ देखने के लिए, we stop caring, हम रुकते हैं परवाह करने के लिए। Litter on the street, गलियों में छोटे छोटे कूड़े कचरे, पॉल्यूटेड रिवर्स, प्रदूषित नदियाँ, और वैनिशिंग बर्ड्स, और अदृश्य होते पक्षी, बिकम बैकग्राउंड नॉइज, वो सब के सब हमारी पृष्ठभूमि के शोर बन जाते हैं। द लेस वी ऑब्जर्व, जितना कम हम देखेंगे, द मोर डिटैच्ड वी ग्रो फ्रॉम आर शेयर्ड एनवायरनमेंट, उतने ही ज़्यादा हम अलग होते जाएंगे अपने वातावरण से जो कि हमें साझा किया गया है।
education that integrates outdoor learning लाइक गार्डनिंग, और वो शिक्षा जो कि बनी होती है हमारी बाहर की सीखने की एक्टिविटीज़ से, जैसे कि गार्डनिंग, हाँ, बगीचाबाजी और प्रोजेक्ट्स, गार्डनिंग के जितने भी प्रोजेक्ट होती हैं, स्काई वॉचिंग सीजन्स सेशंस या फिर आसमान देखने के सत्र, और नेचर जर्नल या फिर प्रकृति की पत्रिका स्कैन रिकिंडल दिस बॉन्ड, वो दोबारा से सुधार देती है और उज्जवल कर देती है उस रिश्ते को, एंड अवेकन द सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप, और ये हमारे अंदर एक अंगरक्षक होने का भाव देती है। When children plants a sapling, जब बच्चे एक छोटा सा पौधा लगाते हैं and watch it grow, और इसे उगते ही देखते हैं, they begin to understand responsibility, वह समझ जाते हैं जिम्मेदारी, more deeply, अधिक गहराई से जिम्मेदारी समझते हैं, then any lecture could teach, बजाय इसके कि इतना कोई भी लेक्चर नहीं सिखा सकता जितना कि बच्चा एक छोटे पौधे को लगाकर उसे बढ़ते हुए देखता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है। नाउ इंटरेस्टिंगली नेचर डज नॉट लेक्चर, और बड़े मज़े की बात है, प्रकृति बिल्कुल भी भाषणबाजी नहीं करती। इट डेमोन्स्ट्रेट्स, ये प्रदर्शन करती है। द साइकिल ऑफ सीजन टीचेस पेशेंस, और ये जो समय का चक्र है, मौसम का चक्र, हमें सिखाता है धैर्य। द रीसिलियंस का मतलब सहनशीलता, ऑफ अ ट्री टीचेस स्ट्रेंथ, और द रीसिलियंस ऑफ अ ट्री टीचर्स स्ट्रेंथ, और ये हमें सिखाता है उन पेड़ों की सहनशीलता जिनमें ताकत होती है, एंड द हार्मनी ऑफ इकोसिस्टम, और पारिस्थितिक तंत्र का बैलेंस हमें हार्मनी, संतुलन सिखाता है। रिमाइंड्स अस ऑफ बैलेंस, और ये सभी चीज़ें हमें संतुलन होने की याद दिलाती हैं। एवरी लेसन वेट क्वाइटली, हर एक सबक बहुत ही शांति से इंतज़ार करता है। नीडिंग ओनली आवर अटेंशन, और हर एक सबक को हमारे ध्यान की आवश्यकता होती है। फॉर द यंग लर्नर, एक युवा सीखने वाला, दीज मेटाफर्स कैन बी एज पावरफुल एज एनी क्लासरूम कॉन्सेप्ट, ये जितने भी रूपक हैं ये सभी किसी भी कक्षा की अवधारणा से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऑब्जर्विंग अ बीहाइव, किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखना, और अ स्पाइडर्स वेब या मकड़ी के जाले को देखना, कैन एक्सप्लेन टीम वर्क, हमें समझाता है कि इकट्ठे होके कैसे काम करें, एंड प्रिसीशन, और हमें प्रिसीशन शुद्धता बताता है कि कैसे अपने कार्य में शुद्धता लाएं। मोर विविडली, अधिक स्पष्टता से बताता है देन अ टेक्स्ट बुक पैराग्राफ, बजाय एक किताब के पैराग्राफ के। अगर हम किसी मकड़ी के जाले को या मधुमक्खी के छत्ते को देखें तो हमें टीम वर्क और प्रिसीशन का मीनिंग समझ आता है। इफ़ वी कुड रीलर्न, अगर हम दोबारा सीखना चाहें, टू रीड द लैंग्वेज ऑफ नेचर, प्रकृति की भाषा को दोबारा पढ़ना सीखना चाहें, वी माइट रीडिस्कवर एन ओल्डर लिटरेसी, और शायद हम प्राप्त कर लें, खोज लें पुरानी साक्षरता। दैट इज़, आई का मतलब दैट इज़ द लिटरेसी ऑफ केयर, परवाह की साक्षरता, ऑब्जर्वेशन जज्ब करने की साक्षरता, एंड ग्रैटिट्यूड और आभार प्रकट करने की साक्षरता सीख पाएं। लिसनिंग टू अ रिवर और वॉचिंग अ सीड स्प्राउट, एक नदी की आवाज़ को सुनना या फिर एक बीज को अंकुरित होते देखना, कुड रिमाइंड अस, हमें याद दिला सकता है, दैट प्रोग्रेस एंड प्रिजर्वेशन, की उन्नति और प्रिजर्वेशन संरक्षणा मस्ट को एग्जिस्ट, एक साथ अपने अस्तित्व में रह सकती है।
आफ्टर ऑल द प्लैनेट इज नॉट जस्ट आवर होम, आखिरकार यह ग्रह सिर्फ हमारा घर नहीं है, इट इज़ आवर फर्स्ट क्लासरूम, ये हमारी पहली कक्षा है, एंड परहैप्स आवर मोस्ट पेशेंट टीचर, और शायद ये प्रकृति, ये प्लैनेट, ये ग्रह हमारा सबसे ज़्यादा धैर्य रखने वाला अध्यापक है। देखिए इसमें क्रिएटेड फॉर एकेडमिक यूसेज 410 वर्ड्स का है, इतने ही बड़े पैसेज आएंगे आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। देखिए क्वेश्चन का पहले मीनिंग बता रही हूँ, उसके बाद नीचे जो आंसर दिए हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। Why does the author call the natural world sounds a quiet language? ऑथर ये पूरे संसार को ये क्यों कहता है कि ये एक शांत भाषा, प्रकृति पूरी शांत भाषा बोलती है। नंबर 2, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन सेइंग दैट? ऑथर के ये कहने का क्या मतलब है जब वह कहता है नेचर्स वॉइस इज बिकमिंग फेंट, प्रकृति की आवाज़ धुंधलाती जा रही है। नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको फिलअप करना है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, प्रकृति के बीच में समय बिताना, रेस्टोर्स आर एबिलिटी, हम अपनी सक्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगाने की सक्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। बिकॉज इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये प्रदान करती है डैश, क्या प्रदान करती है आपको। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फ्रॉम ए टू सी अकॉर्डिंग टू पैरा 2। पैरा 2 के अकॉर्डिंग अनुसार ए से लेकर सी तक में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ वैल्यूड इमेजिनेशन मोर देन ऑब्जर्वेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ कल्पना को ज़्यादा मूल्यवान बताते हैं बजाय ऑब्जर्वेशन के। नेचर वॉज व्यूड एज अ सोर्स ऑफ बोथ विजडम एंड काम, प्रकृति को देखा जाता है बुद्धि और शांति दोनों का वह स्रोत है। मॉडर्न साइंस डिसएग्रीज विद वर्ड्सवर्थ व्यूज, आधुनिक विज्ञान वर्ड्सवर्थ के विचारों से पूरी तरह असहमत है। कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग वन ऑफ द 2 करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 ऑप्शन दिए हैं इस एनालॉजी को, जैसे ट्रीज जो हैं वो रिसिलियंस, सहनशीलता का जो है वो प्रतीक हैं, ऐसे ही आपको इन दोनों में से एक चुनना है पैराग्राफ 4 से। हाउ डज आउटडोर लर्निंग हेल्प रिकनेक्ट स्टूडेंट विद नेचर? बाहर जाना कैसे सिखाने में मदद करता है छात्रों को कि वो प्रकृति के साथ दोबारा संबंध बनाएं। नंबर 7, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ पैरा 4 एंड पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 4 और 5 का करेक्ट आइडिया निकालना है। पैरा 4 का जो मेन आइडिया है, नेचर टीचर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रकृति सीखती है ऑब्जर्वेशन के जरिए। नेचर कॉजेज एन इम्बैलेंस, प्रकृति असंतुलन पैदा करती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज वर्सन, हमारे पर्यावरण के जितने मुद्दे हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। ह्यूमैनिटी मस्ट रीडिस्कवर केयर एंड ग्रैटिट्यूड, मानव जाति को दोबारा खोजना चाहिए परवाह करना और आभार व्यक्त करना। टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस ग्रैटिट्यूड, तकनीक ने स्थान ले लिया है आभार का। बुक्स अलोन बिल्ड एम्पैथी, किताबें ही सिर्फ सहानुभूति को बनाती हैं। नंबर 8, इन व्हाट सेंस डज द ऑथर डिस्क्राइब द प्लैनेट एज? किस रूप में ऑथर वर्णन करता है कि हमारा ग्रह, आवर फर्स्ट क्लासरूम, हमारी सबसे पहली कक्षा होती है। आइए, वाई डज द ऑथर कॉल द नेचुरल वर्ड साउंड अ क्वाइट लैंग्वेज? ऑथर क्यों कहता है कि प्राकृतिक संसार एक बिल्कुल शांत रहने वाली भाषा को बोलता है? बिकॉज नेचर कम्युनिकेट्स जेंटली थ्रू साउंड्स, क्योंकि प्रकृति बातचीत करती है बड़े प्यार से थ्रू साउंड्स, और किन आवाज़ों के ज़रिए? लाइक विंड, हवा के ज़रिए, रेन, बारिश के ज़रिए, एंड बर्ड्स, और पक्षियों के ज़रिए, विदाउट वर्ड्स, बिना एक भी शब्द बोले हुए, एंड पीपल ऑफन इग्नोर इट, और लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज करते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय नेचर्स वॉइसेस बिकमिंग फेंट? ऑथर के ये कहने का क्या मतलब है कि प्रकृति की आवाज़ लगातार धुंधलाती जा रही है?
इट मीन्स पीपल आर बिकमिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर। इसका मतलब है लोग जो हैं बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं प्रकृति से, ड्यू टू बिजी स्क्रीन फील्ड लाइफ्स, क्योंकि व्यस्त और कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन से उनकी ज़िंदगी भरी पड़ी है। करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर रिस्टोर्स कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स। ठीक है, हम जब प्रकृति की गोद में जाते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो स्क्रीन्स से हमारा अलगाव हो जाता है। ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू पैरा 2 जो है वो है, नेचर वॉज व्यूड एज अ सोर्स ऑफ बोथ विजडम एंड काम। नेचर को देखा जाता है बुद्धिमानी और शांति के रूप में। एनालॉजी क्या है? अगर ट्री रिसिलियंस है तो इकोसिस्टम बैलेंस है। ठीक है, नाउ हाउ डज आउटडोर लर्निंग हेल्प रिकनेक्ट स्टूडेंट्स विद नेचर? बाहर जाने की जो सीख होती है वो कैसे हेल्प करती है छात्रों को प्रकृति से दोबारा जुड़ने में? आउटडोर लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स, बाहर की जो लर्निंग होती है वो अनुमति देती है छात्रों को टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद नेचर, कि वह बातचीत करें प्रकृति से सीधे, थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक गार्डनिंग। और वो कौन सी एक्टिविटी के ज़रिए प्रकृति से बात कर सकते हैं? वो है गार्डनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। दिस हेल्प्स देम डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी सहायता से उनके भीतर जिम्मेदारी विकसित होगी, केयर परवाह आएगी, एंड अ स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्शन, और एक भावनात्मक जुड़ाव आएगा विद द एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के साथ एक बहुत ही ताकतवर इमोशन कनेक्शन इकट्ठा हो जाएगा। नंबर 7, करेक्ट ऑप्शन फॉर मेन आइडिया, ऑप्शन ए। ठीक है, पैरा 4 पैरा 5। नाउ देखिए, नेचर टीचेस थ्रू ऑब्जर्वेशन, ह्यूमैनिटी मस्ट रीडिस्कवर केयर एंड ग्रैटिट्यूड। ये दोनों आएंगे पैरा 4 और 5 में से। ये ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन ए आएगा, दोनों में से ऑप्शन ए आएगा। नाउ वाई इज़ द प्लैनेट कॉल्ड आवर फर्स्ट क्लासरूम? इस ग्रह को हमारी पहली कक्षा क्यों कहा जाता है? द ऑथर कॉल्स द प्लैनेट आवर फर्स्ट क्लासरूम। लेखक इस ग्रह को हमारी पहली कक्षा कहकर बुलाता है बिकॉज नेचर टीचेस एसेंशियल लाइफ लेसन्स, क्योंकि प्रकृति बहुत ही ज़रूरी ज़िंदगी के सबक सिखाती है, सच एज पेशेंस, जैसे कि धैर्य रखना, बैलेंस संतुलन बनाना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी ज़िंदगी के सच्चे अनुभवों से हमें सिखाती है। लॉन्ग बिफोर फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उससे कहीं पहले हमें संतुलन, जिम्मेदारी और धैर्य रखना प्रकृति सिखा देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। A survey was conducted among 1200 students from classes 8th to 10. एक सर्वे हुआ और उसमें 1200 स्टूडेंट लिए गए जो कि 8वीं से 10वीं तक के थे, अक्रॉस 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी, और वह 5 बड़े बड़े महा उपनगरों में से लिए गए थे। टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन दियर रीडिंग हैबिट्स, और उनके ऊपर सर्वे क्यों हुआ था ये समझने के लिए कि उनकी पढ़ने की जो आदतें हैं वह कैसे बदलती हैं ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 वर्षों में उनके पढ़ने की आदतें कैसे बदली हैं। द स्टडी एम्ड टू एनालाइज, इस अध्ययन का जो उद्देश्य है वो है विश्लेषण करना। व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट प्रेफर टुडे, किस तरह के पढ़ने की सामग्री को आज छात्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। एंड हाउ मच टाइम दे डिवोट टू रीडिंग आउटसाइड, और कितना समय समर्पित कर रहे हैं बाहर कोई चीज़ को पढ़ने में। दियर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, जो कि उनकी शिक्षा की जो रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है, आवश्यकता है, उसे पूरा करती है। द फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट, और जो हमारी फाइंडिंग है, जो हमने इसमें से जो जवाब आया है वो दिखाता है दैट 35% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड रीडिंग ई बुक्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स, की 35% स्टूडेंट्स पसंद करते हैं
ई बुक को मोबाइल पर पढ़ना और टैबलेट पर पढ़ना पसंद करते हैं। एंड 25% चूज़ ऑनलाइन ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, 25% ऑनलाइन ब्लॉग और जितने लेख आते हैं उन्हें पढ़ते हैं। एप्रिसिएटिंग देयर इजी एक्सेस, और हम जो है अप्रिसिएट करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं उनके इस आसान पहुंच को लेकर। एंड इंटरेक्टिव अपील, और इंटरेक्टिव का मतलब होता है बातचीत करने की, इस अपील को हम बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। 12% ऑफ स्टूडेंट्स लिसन टू ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट, 12% स्टूडेंट्स जो हैं ऑडियो बुक्स को सुनते हैं और पॉडकास्ट क्या होता है, इंटरनेट पर सुना जाने वाला ऑडियो प्रोग्राम उन्हें सुनते हैं। साइटिंग कन्वीनियंस, उन्हें बहुत आराम मिलता है, सुविधा होती है। एंड मल्टीटास्किंग, और वे भिन्न भिन्न काम कर पाते हैं एज की रीजंस, जो कि इनके मुख्य कारण हैं। ओनली 28% ऑफ रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट का मीनिंग होता है, आपको बता दूं, रेस्पोंडेंट का मतलब होता है उत्तर देने वाले, और इसमें से 28% उत्तर देने वाले रीड प्रिंटेड बुक्स और मैगजीन्स, ये छपी हुई किताबें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। एक्सप्लेनिंग दैट दे वैल्यूड द टेक्टाइल एक्सपीरियंस, टेक्टाइल का मीनिंग होता है छूने इत्यादि का अनुभव, और वे कहते हैं कि उन्हें एक्सप्लेनिंग, वे बताते हैं दैट दे वैल्यूड, कि वे मूल्यवान मानते हैं द टेक्टाइल एक्सपीरियंस ऑफ टर्निंग पेजेस, किताब के पेजों को पलट कर जो उन्हें अनुभव होता है वह बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। एंड एन्जॉयड बीइंग फ्री फ्रॉम स्क्रीन एक्सपोजर, और वह स्क्रीन के सामने से हट करके आज़ाद हो जाते हैं। Teachers observed that students who engaged mostly with digital reading, और टीचर्स ने ऑब्जर्व किया है कि वो छात्र जो कि ज़्यादातर डिजिटल फ़ोन या लैपटॉप पर पढ़ने में सम्मिलित होते हैं, showed reduced attention spans, वह उनकी जो ध्यान देने का समय होता है वह कम हो जाता है। एंड रेयरली completed long novels, और बड़ी मुश्किल से ही लंबे नॉवल को पूरा पढ़ पाते हैं। However, 68% ऑफ स्टूडेंट्स, और 68% जो छात्र हैं who continued reading printed books, जो लगातार छपी किताबें पढ़ते हैं, रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड फोकस, और बताया गया है कि उनका ध्यान देना सुधर जाता है। एंड लेस स्क्रीन फैटीग, और स्क्रीन देखकर जो थकावट होती है वो भी उनमें नहीं पाई जाती है। लाइब्रेरीज दैट इंट्रोड्यूस्ड, लाइब्रेरी जिन्होंने परिचय करवाया है स्क्रीन फ्री रीडिंग आवर्स, की स्क्रीन से आज़ाद होकर पढ़ने के घंटे। एंड बुक एक्सचेंज कॉर्नर्स, और किताबों को एक दूसरे के साथ बदलने का कोना। नोटेड आ 30% राइज इन पार्टिसिपेशन, और इससे 30% बढ़ोतरी हुई है किताबों को पढ़ने के पार्टिसिपेशन में, स्पेशली अमंग क्लास 9th स्टूडेंट, और उनमें ज़्यादातर कक्षा 9 के छात्र हैं। The study concluded that while technology has widened access to reading material, और एक अध्ययन ने परिणाम निकाला है कि जब हम किसी तकनीक इत्यादि को, तकनीक ने जो है वो चौड़ा कर ली है अपनी पहुंच रीडिंग मटेरियल तक, इट हैज़ ऑल्सो लेड टू शॉर्टर रीडिंग ड्यूरेशंस, और उसी ने पढ़ने के घंटों को भी कम कर दिया है। एनकरेजिंग अ हेल्दी बैलेंस, और प्रोत्साहित करें एक स्वस्थ संतुलन बिटवीन डिजिटल एंड प्रिंट फॉर्मेट्स, डिजिटल में और छपे हुए फॉर्मेट में एक संतुलन पैदा करें। कैन हेल्प नर्चर कंसंट्रेशन, इससे सहायता मिलेगी और पोषित होगी हमारा ध्यान। एंड सस्टेन द जॉय ऑफ रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स, और क्या होगा कि जो समय जो है वो पढ़ने का जो जॉय है स्टूडेंट्स के अंदर वो भी बढ़ जाएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। अब मैं पहले क्वेश्चंस का मीनिंग समझा रही हूँ आपको। वाई वर क्लासेस 8 to 10 चूजन फॉर दिस सर्वे, पैरा नंबर 1 में 8 से लेकर 10 तक के क्लासेस को ही इस सर्वे के अंदर क्यों रखा गया। दिस इज सो बिकॉज दीज क्लासेस, डैश करके आंसर लिखना है आपको नीचे से, रिप्रेजेंट एन एज ग्रुप, ये वो
उम्र का समूह रिप्रेजेंट करता है। व्हेन रीडिंग प्रेफरेंसेस बिगेन टू डाइवर्सिफाई, जब पढ़ने के जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकता हैं, उनमें बहुत डाइवर्सिफाई, अलगाव और भिन्नताएं आती हैं। आर द ओनली वंस दैट रीड प्रिंटेड बुक्स रेगुलरली, ये सिर्फ वही लोग हैं जो कि छपी हुई किताबें नियमित रूप से पढ़ते हैं। वर ईजियर टू कॉन्टैक्ट थ्रू ऑनलाइन सर्वेज, क्योंकि बहुत आसान होता है ऑनलाइन सर्वे में इन लोगों को कांटेक्ट करना। हैव कंपल्सरी लाइब्रेरी पीरियड्स इन ऑल स्कूल्स, और इनमें ज़रूरी लाइब्रेरी के पीरियड सभी स्कूलों में होते हैं। ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ नंबर 2। आपको फ्रेज निकालना है पैराग्राफ नंबर 2 में, दैट कन्वेज द राइटर्स रेफरेंस, जो कि राइटर का इशारा आपके सामने रखता है टू वाई स्टूडेंट्स लाइक्ड ऑनलाइन ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, कि क्यों छात्रों को ऑनलाइन ब्लॉग और आर्टिकल ज़्यादा पसंद आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको कंप्लीट करना है सही ऑप्शन को चुनकर फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। पैरा नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए, अ स्टूडेंट हु एंजॉयज मल्टीटास्किंग, एक वो छात्र जो कि भिन्न भिन्न काम करने को में मज़े लेते हैं। वाइल कंज्यूमिंग स्टोरीज, जबकि कहानियों को पढ़ते हुए। वुड मोस्ट लाइकली प्रेफर लिसनिंग टू, और वह क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, या ई बुक्स या फिर ऑडियो बुक्स। What does the expression tactile experience of turning pages, पैराग्राफ नंबर 2 में दिया है। टेक्टाइल एक्सपीरियंस ऑफ टर्निंग पेजेस, पेजों को पलटने का, छू कर पलटने का अनुभव हमें क्या सुझाता है। सजेस्ट अबाउट द स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रिंटेड बुक, और वो हमें क्या सुझाव देता है छात्रों का रवैया जो कि प्रिंटेड बुक के लिए है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द राइटर मेंशंस, जब राइटर इस बात का उल्लेख करता है रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन्स, की समय ध्यान देने का जो। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन, नीचे इसे करेक्ट ऑप्शन के साथ पूरा कीजिए। व्हेन द राइटर मेंशंस, जब राइटर इस बात का उल्लेख करता है रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन्स, कि हमारे जो ध्यान का समय है वह कम हो गया है, पैराग्राफ नंबर 3 में। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स हु रियलाई, इसका मतलब है कि वो छात्र जो कि डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं मेनली ऑन डिजिटल रीडिंग, जो कि मुख्य रूप से डिजिटल रीडिंग के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं, निर्भर रहते हैं। टेंड टू लूज फोकस मोर क्विकली वाइल रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट, और वह फोकस को कम, उनका फोकस ध्यान केंद्रित बहुत कम होता है, जल्दी उनका ध्यान हट जाता है जब वह लंबे लंबे टेक्स्ट को पढ़ते हैं। आर एबल टू रीड फास्टर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और समर्थ हो जाते हैं तेज़ी से पढ़ने में फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक। प्रेफर डिटेल्ड एंड लेंदी प्रिंटेड नॉवेल्स, और वह बहुत ही वर्णन वाले और लंबे छपाई के नॉवल को प्रेफर करते हैं। फाइंड इट ईजियर टू रिकॉल व्हाट दे रीड, या फिर वह उनको आसान हो जाता है रिकॉल करना, याद करना जो कुछ वह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा, 5th का आंसर जो बनेगा यहाँ पर नंबर 5 का टेंड टू लूज फोकस मोर क्विकली, जो डिजिटल रीडिंग करते हैं उनका जो ध्यान है वो बहुत जल्दी भटक जाता है वाइल रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट, जब वह लंबे लंबे टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली, इसको उपयुक्त रूप से पूरा करें। द वन लाइकली रीज़न वाई सम स्टूडेंट्स स्टिल प्रेफर्ड प्रिंटेड बुक्स, और एक कारण है कि क्यों आज भी छात्र जो है छपी हुई चीज़ों को प्रेफर करते हैं इवन इन द डिजिटल एज इज़, और डिजिटल युग में भी जो छात्र हैं वह छपी हुई चीज़ों को प्रेफर करते हैं। इज़ क्या कारण है, पैराग्राफ नंबर 2 में इसका आंसर दिया हुआ है। आइए नीचे देखते हैं। रीज़न स्टूडेंट्स प्रेफर प्रिंटेड बुक्स, कारण है कि छात्र अभी भी चुनते हैं छपाई वाली किताब को। दे वैल्यू बीइंग फ्री फ्रॉम स्क्रीन एक्सपोजर, और वह मूल्य रखते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं स्क्रीन के सामने, वह स्क्रीन फ्री लाइफ चाहते हैं। एंजॉय फिजिकल रीडिंग, और वह भौतिक रीडिंग को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7।
हाउ आर स्क्रीन फ्री रीडिंग आवर्स एंड बुक एक्सचेंज कॉर्नर्स? स्क्रीन से परे रीडिंग के घंटे और बुक को एक्सचेंज एक दूसरे से बदलने का जो कॉर्नर होता है, कनेक्टेड इन पैराग्राफ 3, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहती हैं? पैराग्राफ नंबर 3 में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिए, कनेक्शन बिटवीन इनिशिएटिव्स, इनके बीच में जो कनेक्शन है, बोथ एनकरेज स्क्रीन फ्री रीडिंग, दोनों के दोनों जो है वो स्क्रीन फ्री रीडिंग को प्रोत्साहन देते हैं, एंड इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, और स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है रीडिंग एक्टिविटीज़ में उनको बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इलेबोरेट ऑन हाउ बैलेंसिंग डिजिटल एंड प्रिंट रीडिंग, आपको वर्णन करना है कि किस तरह से बैलेंसिंग डिजिटल, एक संतुलित डिजिटल और प्रिंट रीडिंग हैबिट्स कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लर्निंग एंड वेलबींग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके कल्याण के लिए फ़ायदा करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस रीडिंग फॉर्मेट्स, संतुलित पढ़ने के जो फॉर्मेट है उनका क्या महत्व है? बैलेंसिंग डिजिटल एंड प्रिंट रीडिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स, संतुलित करना डिजिटल और प्रकाशित लिखी हुई रीडिंग जो है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की। इम्प्रूव फोकस, इससे उनके ध्यान को सुधार मिलता है। रिड्यूस स्क्रीन फैटीग, और स्क्रीन पर बैठकर जो थकान होती है उससे छुटकारा मिलता है। एंड मेंटेन इंटरेस्ट इन रीडिंग, और पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहता है। वाइल एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और साथ साथ वह तकनीक का भी जो लाभ है उसे भी उठाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक विद वन सुटेबल वर्ड, पैराग्राफ नंबर 4 से इस फिलअप को भरना है एक सुटेबल वर्ड लेकर। एनकरेजिंग अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन रीडिंग फॉर्मेट्स, और प्रोत्साहन देना हेल्दी रीडिंग को बैलेंस करना और फॉर्मेट्स के बीच में, हेल्प्स नर्चर स्टूडेंट्स, इससे स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज सस्टेन दियर इंटरेस्ट इन रीडिंग, कॉन्सेंट्रेशन भी होता है और रीडिंग को भी सस्टेन कर लेते हैं, रीडिंग को भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, उसे भी बैलेंस कर लेते हैं। यस, नाउ सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, जो कि 20 मार्क्स की है। ग्रामर उसमें 10 मार्क्स की, और 1 जो है मार्क के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ जाइए, कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following task as directed. Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a school report. स्कूल की एक रिपोर्ट दी हुई है और उसमें जो है आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई है वर्ब की, इसे ठीक करना है। द स्टूडेंट्स वर डीपली, देखिए यहाँ पर डैश के बाद बाय दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, जब भी वॉइस पैसिव होता है और वॉज वर लगा होता है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंस्पायर्ड। ओके, नेक्स्ट आइए, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस। यूज़ द गिवन फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट नीचे जो दिया है वही यूज़ करना है। फॉर्मेट का मतलब है जैसे एरर बॉक्स दिया हुआ है ना, एरर दिया है पहले फिर करेक्शन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नाइदर ऑफ टू प्रपोजल हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कमिटी, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ टू प्रपोजल्स, यहाँ पर आपने हैव की जगह जो है वो हैज़ आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का मामला है। ठीक है, जब भी हमारे यहाँ पर हमारे पास में नाइदर दिया हुआ होता है ना, तो यहाँ अगर प्लूरल भी है तब भी वर्ब सिंगुलर ही आती है नाइदर की वजह से। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो फॉर्म दी है उसे करेक्ट करके भरना है। ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश लिव इन दिस हाउस सिंस दे गॉट मैरिड, और यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्म दी हुई है। देखिए आंसर के अंदर हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हैव लिव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हैव lived. My grandparents have lived in the house since they got married. Now read the given statement. The tourist said to the officer, I lost my passport at the station. ठीक है, तो ये हो जाएगा report it correctly by completing the following. यहाँ हो जाएगा the tourist
टोल्ड द ऑफिसर, टोल्ड इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पीछे फुल स्टॉप है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। यहाँ आ गया सब्जेक्ट द टूरिस्ट, टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, द ऑफिसर ऑब्जेक्ट, दैट हमारा कनेक्टर लग गया। अब यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा टूरिस्ट में, टूरिस्ट कौन है, सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा ही, फिर ये हो जाएगा दैट ही, और ये लॉस्ट जब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट होती है, ये पास्ट परफेक्ट में जाती है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जाती है ये हो जाएगा ही हैड लॉस्ट हिज पासपोर्ट एट द स्टेशन, ठीक है। तो ही को चेंज हो जाएगा, माई को चेंज हो जाएगा हिज में, तो ये हो जाएगा, मैंने सारे नीचे आंसर दिए हुए हैं, द टूरिस्ट टोल्ड द ऑफिसर दैट he had lost his passport at the station. Okay, now next I fill in the blank by choosing the correct option to complete the conclusion of a letter of complaint. Letter of complaint का जो conclusion है इसका निष्कर्ष को complete कीजिए। We hope that prompt action will be taken. यहाँ पे आ जाइए, हम देखते हैं आंसर में हमने क्या दिया हुआ है, will be taken on, यहाँ आ जाएगा, आपको फिल करना है ऑन, ठीक है, ऑन आवर ग्रीवेंस एट द अर्लीस्ट। रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। प्लीज चेक द फ्लाइट शेड्यूल बिफोर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, ही एडवाइज्ड हर, तो ये पहले ही एडवाइज्ड हर आ गया, ही एडवाइज्ड हर, ठीक है। अच्छा, वैसे प्लीज लगा है, यहाँ रिक्वेस्टेड आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने अगर एडवाइस दिया है तो आप उसे एडवाइज्ड ही रखिए, ही एडवाइज्ड हर, ये हो जाएगा। अगर हम प्लीज़ को हटा दें, क्योंकि प्लीज़ एक क्या रिक्वेस्ट सेंटेंस है, अगर हम प्लीज़ को हटा देते हैं तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा चेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो कनेक्टर आएगा टू चेक द फ्लाइट शेड्यूल बिफोर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, ठीक है, क्योंकि पर्सन कोई नहीं है इसमें। कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग डिजिटल टूल्स इन क्लासरूम हैज मेड लर्निंग, यहाँ पे डैश इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है ये आपका सेवेंथ में, यहाँ आ जाएगा, सेवेंथ में आ जाएगा मोर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है, जस्ट अ मिनट बेटा, करेक्ट आंसर है इसका यूजिंग डिजिटल टूल्स इन क्लासरूम हैज़ मेड लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। फिर आइए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड करेक्शन ही। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आपको पहले करेक्शन देखनी है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, तो ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल फॉर हिज स्कूल टीम, तो ही और शी, इट या कोई नेम के साथ जो कि सिंगुलर हैं, तो उनके साथ में वर्ब जो है एस और ES लेती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस है। तो करेक्ट आंसर है हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा प्ले को हो जाएगा प्लेस, ठीक है। फिर आइए, रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, दे सैड टू द ट्रेवल एजेंट कैन वी बुक आर टिकट फॉर नेक्स्ट वीकेंड। अब हम इसे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट, आस्क्ड इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, द ट्रेवल एजेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस आता है तो हम यहाँ इफ लगाते हैं तब जब यहाँ पे WH फैमिली नहीं होती, क्योंकि WH फैमिली अपने आप में एक कनेक्टर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कोई अगर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी आएगी तो हम यहाँ कनेक्टर इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ, अब कैन को एक सेकेंड छोड़ देंगे, इफ वी की जगह आ जाएगा दे, इफ दे कुड बुक दियर टिकट्स फॉर नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट की जगह हो जाएगा फॉलोइंग वीकेंड, ठीक है, नेक्स्ट चेंज होता है फॉलोइंग में। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फॉर दोज गिवन इन द ब्रैकेट। यू डैश शुड आएगा या वुड आएगा, वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ 2-व्हीलर फॉर योर सेफ्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा यू के साथ, देखिए यहाँ पर वुड शुड आएगा क्योंकि ये एक एडवाइस है कि जब आप 2-व्हीलर के ऊपर जो है वो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 2-व्हीलर पर राइडिंग कर रहे हैं, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये एक एडवाइस है।
नाउ फिल इन द ब्लैंक, तो नेक्स्ट ये इसके अंदर 10th वाले में शुड आएगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस इन अ librarian's note by choosing the correct option. Dash book on the top shelf needs to be repaired before it can be issued again. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11th आंसर. हम देखते हैं 11th में आएगा each. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा each book on the top shelf, हर एक किताब. ठीक है, choose the correct option to fill the blank. We have dash time left before the meeting starts, so please finish your notes quickly. तो ये आ जाएगा आपका 12th में आ जाएगा लिटिल. ओके, तो ये हमने सारे ग्रामर के कर लिए. नाउ राइटिंग 10 मार्क्स की है. राइटिंग नोट, all details presented in the questions in writing sections are imaginary. जितने भी डिटेल दिए हुए क्वेश्चन के अंदर राइटिंग सेक्शन में सब काल्पनिक है. क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस, और इन्हें असेसमेंट पर्पस हम मूल्यांकन करने के लिए आपका कि आप किस तरह से किस चीज़ को लिखते हैं, मूल्यांकन करने के लिए हमने दिया है. ठीक है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी. ए और बी दिए हुए 5 मार्क्स का है, कोई एक करिए. As Meera Mohit, the cultural secretary of Samay school, you feel that traditional art forms. आप जो है मीरा या मोहित है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं समय स्कूल, समय नाम के स्कूल के. 3 इन्फॉर्मेशन दी है, या तो आप मीरा या मोहित हैं, लड़की हैं तो मीरा हैं, लड़के हैं तो मोहित हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि समय स्कूल के हैं. यू फील दैट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड क्राफ्ट्स, आप महसूस करते हैं कि पारंपरिक कलाएं और कृतियाँ, क्राफ्ट कृतियाँ आर स्लोली डिसअपियरिंग अमंग टूडेज यूथ. आज के युवा के बीच में ये जो पारंपरिक आर्ट है, ये जो पारंपरिक कला है और कृतियाँ हैं, ये बिल्कुल अदृश्य होती जा रही हैं. Now you believe schools can play a major role in preserving. आप महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं कि स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं in preserving, इनको संरक्षित करने में, and promoting और प्रोत्साहन देने में this part of our heritage, हमारी ज़िंदगी के हमारे खजाने को जो है इनको संरक्षित करने और प्रोत्साहन करने के लिए जो आप स्कूल है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं. राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ योर सिटी. आपको लेटर किसको लिखना है? डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, आप अपने शहर के. ठीक है, 120 वर्ड्स में लिखना है. एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त करनी है ओवर द फेडिंग इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल आर्ट्स, कि लोगों का पारंपरिक कलाओं के अंदर बिल्कुल फेडिंग इंटरेस्ट का मतलब जो लोगों की रुचि है वह बिल्कुल हल्की होती जा रही है. एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग फोक म्यूज़िक, आपको जोर देना है इंटीग्रेटिंग जो है वो फोक म्यूज़िक, लोक संगीत पर, नृत्य पर, एंड हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप, और हाथ से बनी जो वर्कशॉप्स होती हैं उनके ऊपर आपको जोर देना है. इनटू द स्कूल करिकुलम, की इन सब चीज़ों को, फोक म्यूज़िक, डांस और हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप को स्कूल के पाठ्यक्रम में, स्कूल के सिलेबस में रखा जाए. एंड सजेस्ट वेज, और आपको सुझाव भी देने हैं, स्कूल्स कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू वैल्यू एंड लर्न दिस आर्ट फॉर्म, कि स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें कि वह मूल्य रखें और सीखें इन कलाओं को, इन फॉर्म को. ठीक है, देखिए आइए, सबसे पहले हमें बेटा यहाँ पर ऊपर जो हमें लिखना होता है ना वो बेटा सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स कौन है? जो आप हैं. आप कौन है? मीरा या मोहित है ना, तो आप कौन से कहाँ के क्या एड्रेस आपका दिया हुआ? समय स्कूल दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ना एक लाइन छूटती है. ठीक है, एक लाइन छोड़कर, डेट वर्ड नहीं आता, एक लाइन छोड़ करके आपने डेट डालनी है. मान लीजिए आज जो है वो 8 दिसंबर 2026. ठीक है, ये डेट डालकर फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ दीजिए. फिर यहाँ पे लिखिए आप सब्जेक्ट जो है वो सर या मैडम, जो कि सैल्यूटेशन कहलाता है. अगर आप बेटा आप सैल्यूटेशन नहीं लिखेंगे ना, आपका आधा नंबर कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स इन स्कूल्स, कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म और क्राफ्ट को स्कूल के अंदर सुरक्षित रखना, यही आपका सब्जेक्ट है. ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद आप आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, अगर जेंट्स हैं तो सर, लेडी हैं तो मैडम, ठीक है। यहाँ पे सर या मैडम लिखेंगे आप। देखिए ये जो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, इनका और नीचे आप योर्स फेथफुली जो लिखते हैं इनका अगर 5 मार्क्स की लेटर है ना बेटा, तो ये इसका 2 मार्क्स बनेगा, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सेंडर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सर मैडम लिख के आ जाएंगे और नीचे बीच में कुछ नहीं लिखेंगे और नीचे आप योर्स फेथफुली लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये गलत है। अगर आप बीच का कंटेंट जैसा मर्जी टूटा फूटा जैसा मर्जी लिखिए, लेकिन बीच का कंटेंट आपको लिखना ज़रूरी है। कंटेंट कौन सा होता है? ये चीज़ कंटेंट है, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको ऊपर नीचे के 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हम जब भी लेटर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टर को लिख रहे हैं, एजुकेशन को, मिनिस्टर को लिख रहे हैं, एजुकेशन डायरेक्टर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखना होता है। मैं एडिटर की बात नहीं कर रही, एडिटर का लेटर किसी और तरह शुरू होता है। देखिए, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डिसअपियरिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड क्राफ्ट। सबसे पहले आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द, ठीक है, ये लाइन तो आपको लिखनी ही है। उसके बाद ऐड करना है, जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम दिया उसे ऐड कर दीजिए सीधे सीधे यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग लाइन है। ओपनिंग लाइन में हम कहते हैं, हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है बिल्कुल नीचे जाती हुई, गिरती हुई। जो रुचि है जो छात्रों की पारंपरिक कला के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और हाथ से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे पारंपरिक खजाने की। येट मैनी स्टूडेंट्स रिमेन अनअवेयर ऑफ देयर वैल्यू। और फिर भी बहुत सारे छात्र बिना जाने रहते हैं इनके मूल्य को, उनको पता ही नहीं होता ये क्या चीज़ है। स्कूल्स कैन प्ले अ वाइटल रोल। स्कूल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है बाय इंटीग्रेटिंग आर्ट वर्कशॉप्स। और इंटीग्रेटिंग का मतलब था अखंड, उनको जोड़कर। कला की वर्कशॉप जोड़ सकता है, क्राफ्ट की कृतियों की एग्जीबिशन, प्रियदर्शनी लगा सकता है, कल्चरल क्लब्स, और स्कूल में पारंपरिक जो है वो सांस्कृतिक क्लब खोल सकते हैं इनटू द करिकुलम। इन सब चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में, सिलेबस में रख सकते हैं। रेगुलर इंटरेक्शंस विद लोकल आर्टिस्ट, नियमित रूप से बातचीत करते रहें सामान्य कलाकारों से। एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, और हाथ से सीखे जाने वाली चीज़ों पर, विल हेल्प स्टूडेंट्स अप्रिसिएट दीज ट्रेडिशंस। इससे जो है छात्रों को सहायता मिलेगी कि वह प्रशंसा कर पाएंगे इन सभी परंपराओं की। सच इनिशिएटिव्स, ये पहल जो हैं, ये जो बिगिनिंग है, इनिशिएटिव्स का मीनिंग पहल, बिगिनिंग करना, शुरुआत करना, विल नॉट ओनली प्रिजर्व आवर हेरिटेज, ना केवल हमारे खजाने को संरक्षित रखेगा, बट ऑल्सो प्रमोट क्रिएटिविटी, बल्कि सृजनात्मकता, नएपन को भी प्रोत्साहित करेगा, एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, और हमें आदर करना सिखाएगा अपनी रीति रिवाज और परंपरा के लिए। आई होप यू विल कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग दीज सजेशंस। मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि आप इन सभी सजेशंस को, सुझावों को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इनमें लागू करेंगे। एक लाइन छोड़कर बेटा, यहाँ एक लाइन ज़रूर छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन छोड़कर योर्स सिंसियरली, योर्स का वाई कैपिटल आर के बाद कोई एपोस्ट्रॉफ नहीं डालेंगे। योर्स सिंसियरली, यहाँ कॉमा भी नहीं आता। आप लड़की हैं तो मीरा, लड़के हैं तो मोहित, और आपका डेजिग्नेशन क्या है? कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ ऊपर जो मैंने आपको बताया था, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और उसके अलावा ये सब चीज़ें सारी टोटल मिलाकर 5 में से ये सब 2 नंबर की हैं। और ये जो बीच का है ना कंटेंट, ये कंटेंट हम कहते हैं, ये कंटेंट है 3 नंबर का। 3 नंबर में आधे नंबर की बिगनिंग होती है, फिर उसके बाद में पूरे सेंटेंस वोकैबुलरी आधे नंबर की होती है, स्पेलिंग या वोकैबुलरी आधे नंबर की होती है। 2 नंबर का कि जो क्वेश्चन में दिया आप उसी को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यस, नाउ इसके और पे आ जाइए। मैंने दोनों ही सॉल्व किए हैं, आपको सारे ही क्वेश्चंस करने चाहिए।
करके जाने चाहिए, एग्जामिनेशन में करना तो एक ही है। एज स्नेहा सोहिल, आप या तो स्नेहा हैं या सोहिल हैं, फिर वही इंफॉर्मेशन आ रही हैं। द लिटरेरी क्लब सेक्रेटरी, लिटरेरी क्लब्स के सेक्रेटरी हैं, और ग्रीनफील्ड स्कूल 3 इंफॉर्मेशन आ गई। यू आर कंसर्न अबाउट द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स, आप बहुत चिंतित हैं कि बच्चों के अंदर जो है पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ड्यू टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल एंटरटेनमेंट, क्योंकि डिजिटल जो मनोरंजन है उसके प्रभाव की वजह से छात्रों के अंदर जो है वो लगातार पढ़ने की जो रुचि है वो ख़त्म होती जा रही है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, नेशनल डेली का मतलब है नियमित रूप से जो अखबार आते हैं उनके एडिटर को लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 शब्दों में, हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग रीडिंग हैबिट्स, और उसमें आपको रोशनी डालनी है कि पढ़ने की जो आदतें हैं उनको कल्टीवेट करना, उत्पन्न करना, उनका महत्व अमंग द यूथ, युवा लोगों के बीच में। एम्फेसाइज हाउ रीडिंग एनहेंसेस इमेजिनेशन, आपको बताना है कि कैसे पढ़ने से आपकी जो कल्पना है वह बढ़ती है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग और आलोचनात्मक सोच बढ़ती है, एंड सजेस्ट वेज स्कूल्स एंड पेरेंट्स कैन एनकरेज स्टूडेंट्स, और आपको तरीके बताने हैं कैसे स्कूल और पेरेंट्स जो हैं प्रोत्साहित कर सकते हैं छात्रों को टू रीड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए। ओके, आइए सोल्यूशन पर आइए। सबसे पहले ऊपर वही आ गया, इन ग्रीनफील्ड आ गया और दिल्ली आपका एड्रेस आ गया। यहाँ पर डेट डालनी है, इससे डेट से आगे और पीछे एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। डेट वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा द एडिटर नेशनल डेली, ये यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नेम लिखना है, और नेशनल डेली नहीं लिखना। हिंदुस्तान टाइम्स लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए, ओके, फिर दिल्ली। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा नीड टू एनकरेज रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर सर या मैडम कुछ भी एक लिखिए आप। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो इस तरीके से जो शुरू किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, या थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, फिर डालना है आपने आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लाइन लिख देती हूँ, थ्रू द कॉलम्स, COLUMNS, थ्रू द कॉलम्स ऑफ एक बार आएगा, योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, फिर आएगा, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर का मतलब आपके प्रतिष्ठित अखबार के एक कॉलम के ज़रिए, क्योंकि एडिटर को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर न्यूज़पेपर वर्ड और ये कॉलम वर्ड ये आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, टू द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू एक्सेसिव डिजिटल एंटरटेनमेंट। मैं आपका ध्यान आपके अखबार, प्रतिष्ठित अखबार के जरिए, कॉलम के जरिए आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ छात्रों के अंदर कम होती हुई पढ़ने की, रीडिंग करने की, क्योंकि डिजिटल एंटरटेनमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए छात्रों में पढ़ने की जो रुचि है वो बहुत कम हो गई है। रीडिंग बुक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इमेजिनेशन, किताबें पढ़ना जो है वो भूमिका अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारी कल्पना को विकसित करने में, वोकैबुलरी को, हमारे वर्ड पावर को बनाता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और आलोचनात्मक सोच की कुशलता को बढ़ाता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स थिंक डीपली, ये सहायता करता है छात्र गहराई से सोच सकें एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट आइडियाज़ एंड कल्चर्स, और समझ सकें अलग अलग विचारों को और रीति रिवाजों को। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, मैनी स्टूडेंट्स नाउ प्रेफर मोबाइल फ़ोन्स ओवर बुक्स, बहुत सारे छात्र किताबों के बजाय मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। स्कूल्स कैन एनकरेज रीडिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी पीरियड्स, स्कूल प्रोत्साहित कर सकते हैं रीडिंग को ताकि वह प्रबंध कर सकें लाइब्रेरी पीरियड्स का, बुक क्लब्स का, एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन्स, और फिर रीडिंग पढ़ने के कॉम्पिटिशन प्रतियोगिताएं लगाकर।
पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जाम्पल बाय रीडिंग एट होम। माँ बाप भी जो है वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने घर पर पढ़कर। एंड लिमिटिंग स्क्रीन टाइम, और जो स्क्रीन का टाइम है, मोबाइल की स्क्रीन का, टीवी की स्क्रीन का, लैपटॉप की स्क्रीन का, उसको बहुत सीमित कर दें। गिव हिम बुक्स एज गिफ्ट्स एंड डिस्कसिंग स्टोरीज विद चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हेल्प। बच्चों को उपहार में किताबें दें और कहानियों को डिस्कस करें, इससे भी बच्चों की सहायता हो सकती है। डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत को विकसित करें। विल शेप थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिससे आकार मिलेगा एक विचारशील और एक जिम्मेदार नागरिक होने का। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप एक लाइन छोड़िए योर सिंसियरली के आगे, ठीक है। उसके बाद स्नेहा, आप कौन है? लिटरेरी क्लब सेक्रेटरी। और नीचे आप ग्रीनफील्ड लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखें तो मत भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने सेंडर्स एड्रेस में पहले ही दे दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, फिर वही 5 मार्क्स का है। बेटा फॉर्मेट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, स्कूल्स इको क्लब, आप अपने स्कूल के इको क्लब के सेक्रेटरी हैं। टू एनवायरमेंटलिस्ट, 2 पर्यावरणविद जो कि पर्यावरण का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर अरविंद नायर एंड मिस कविता देसाई हैव रिटर्न टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन बीइंग गेस्ट स्पीकर्स एट योर स्कूल। इन दोनों ने ही जो है वो अपनी रुचि जताई है कि वह आपके स्कूल में गेस्ट स्पीकर, मेहमान स्पीकर बनकर आना चाहते हैं। अपकमिंग सेमिनार ऑन सस्टेनेबल लिविंग, और सस्टेनेबल का मतलब होता है जो कि आपको सस्टेन, जो आपके बीच में एग्जिस्ट करती है उस लिविंग के ऊपर सेमिनार में बोलना चाहते हैं वे लोग। बिलो आर एक्सर्प्ट फ्रॉम देयर लेटर्स, उन्होंने जो लेटर लिखा है ना मिस्टर नायर ने और मिस देसाई ने, तो उनके लेटर के एक्सर्प्ट पार्ट दिए हुए हैं। As an environmental scientist with over 15 years of experience in climate research, और एक पर्यावरणविद वैज्ञानिक होने के नाते 15 सालों का अनुभव है मेरा पर्यावरण के की अनुसंधान में। आई हैव वर्कड विद सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया है। टू प्रमोट वेस्ट मैनेजमेंट, और मैंने प्रोत्साहन दिया है वेस्ट मैनेजमेंट को कि जो कचरा इत्यादि होता है उसका प्रबंध कैसे किया जाए। एंड रीन्यूएबल एनर्जी, और रीन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरण एनर्जी, ऊर्जा की जागरूकता में मैंने काम किया है। माई प्रेजेंटेशंस ऑन डाटा ड्राइवर्स, और मेरी जो प्रेजेंटेशन है डेटा ड्राइवर्स में और फोकस करती है कैन साइंटिफिक सॉल्यूशन टू मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और मेरी जितनी भी जो है वो डेटा ड्राइवन और मेरी प्रेजेंटेशन है वो डेटा ड्राइवन पर है और फोकस करती हैं, वैज्ञानिक हल देती हैं आधुनिक एनवायरमेंटल पर्यावरण चुनौतियों के प्रति बहुत सारे सजेशन देती हैं, सोल्यूशन देती हैं। आई बिलीव स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस छात्रों को समझ आएगा कि इन सब के पीछे सस्टेनेबिलिटी टू टेक मीनिंगफुल एक्शन, जिससे कि हम अर्थपूर्ण कार्य कर सकें, इसके पीछे जो है वो क्या जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे बच्चे, इसके पीछे क्या सस्टेनेबिलिटी का कारण क्या है। मैं डॉक्टर अरविंद नायर। नंबर 2, हैविंग स्पेंट ओवर अ डिकेड वर्किंग विद रूरल कम्युनिटीज़, मैंने बहुत 10 वर्ष बिताए हैं रूरल कम्युनिटीज़ ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अभ्यास पर मैंने बहुत सारे वर्ष बिताए हैं रूरल कम्युनिटीज़ में। आई एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल एवरीडे लाइफस्टाइल चेंजेस, और मैं जोर देती हूँ बहुत ही छोटे छोटे और रोज़मर्रा की जो परिवर्तन हैं उनके महत्व पर जोर देती हूँ। माई वर्कशॉप्स इंक्लूड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, डेमोन्स्ट्रेशंस, और जो मेरी वर्कशॉप हैं उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन है, एंड सक्सेस स्टोरीज़ फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, और बहुत सारी सफल कहानियाँ हैं भारत और बहुत दूर दूर तक, दैट इंस्पायर यंग पीपल टू लिव सस्टेनेबली, जिससे कि जो युवा छात्र हैं उन्हें सस्टेनेबली जीने का जो है अवसर मिले। आई एम टू हेल्प स्टूडेंट्स सी हाउ पर्सनल चॉइसेस कैन हैव अ पॉजिटिव ग्लोबल इम्पैक्ट, और मैं चाहती हूँ कि छात्र सीखें किस तरह से एक पॉजिटिव प्रभाव जो है पूरे हमारे संसार के ऊपर पड़े।
मिस कविता नायर। एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन, इस जो सूचना दी है इसका विश्लेषण करें एंड राइट एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स, और एक विश्लेषणात्मक पैराग्राफ लिखें, विश्लेषण करें इन दोनों का कि दोनों में से कौन दी बेस्ट है 120 वर्ड्स में। जस्टिफाइंग व्हाट गेस्ट स्पीकर वुड बी अ बेटर चॉइस, आपको बताना है कि इनमें से कौन से गेस्ट स्पीकर जो हैं वो आपके की बेस्ट चॉइस है, किसको आप बुलाना चाहेंगे। कंसीडर फैक्टर्स such as experiments, practical relevance and ability to engage students, आपको ये पॉइंट्स जो है कंसीडर करके तब अपने गेस्ट स्पीकर को आपको चुनना है। ओके, आइए आंसर पर आइए। यस, नाउ सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक है 40 मार्क्स का। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ द टू। दो आपको दिए हुए एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स के हैं, उनको दोनों में से कोई एक करना है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, और बस आगे लुढ़कती जा रही है और पार करती जा रही है बेयर बिल्कुल खाली स्थान को। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और वह पहुंचती है एक छोटी सी झोपड़ी के पास, और पास्ट एन ओल्ड ऑड वे साइड, और एक अजीबोगरीब रास्ते से गुजरती है। वे साइड शॉप, बराबर में एक अजीबोगरीब रास्ते से गुजरती है, एक दुकान है वहीं पे। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस जो है गॉबलिंग अप का मतलब निगल रही है एक दूसरे वाहन को, दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनके सामने आ रहे हैं। और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर उन मुसाफिरों को निगल रही है जो कि रोड को क्रॉस कर रहे हैं। बट लो, लेकिन देखो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, और ऐसा लगता है जैसे कि सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल प्यार से आराम से गुजरती है। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफ्टी बिहाइंड, और वह सारी परेशानियों को सेफली सुरक्षित रूप से पीछे छोड़ती आ रही है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, और पेड़ उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, ऐसा लगता है लेकिन वे ठहर गए हैं जैसे ही बस उन तक पहुंचती है। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और ऐसा लगता है कि वह बहुत ही सिंपली खड़े हुए हैं असहाय होकर के एक क्षण के लिए। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल किनारे। बिफोर रशिंग अवे, गुजरने से पहले। इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में वह चले जाते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक वल्ली ताली बजाती है बड़ी खुशी से। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक युवा गाय पूंछ हवा में ऊंची करके वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल आगे। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, और बस धीमी होकर रेंगने लगती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, ड्राइवर अपनी बस का जो हॉर्न है वह तेज तेज बजाता है, अगेन एंड अगेन, बार बार बजाता है। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना वह बजाता है हॉर्न को, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और उतना ही गाय डर जाती है। एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और उतनी तेजी से उछलती है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। चैप्टर है मैडम राइड्स अ बस। देखिए, आइए। कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू दैट वली वॉज अ पैसिव ऑब्जर्वर ड्यूरिंग हर बस जर्नी, आपको बताना है कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है तुलनात्मक। इसका ऑपोजिट सेंटेंस निकालना है कि वली जो है पूरी बस की यात्रा में पैसिव, पैसिव का मतलब होता है एक्टिव नहीं थी, चुस्ती नहीं थी, उसमें कोई चुस्ती नहीं थी। ठीक है, 2 मार्क्स का है। अभी सारे आंसर बताऊंगी, नीचे डिस्कस करूंगी। Which of the following statements best describes Wally's reaction during the journey? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वल्ली का रिएक्शन अपनी यात्रा के दौरान बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन करता है। She sat quietly, uninterested in what was happening around her. वह चुपचाप बैठी रहती है बिना रुचि लिए हुए, जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा है उसमें कोई रुचि नहीं लेती। नेक्स्ट है शी ऑब्जर्व एवरीथिंग
कीनली, वह उत्सुकता से हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है, एंड रिएक्टेड विद एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी, और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना और उत्सुकता जताती है। नंबर 3, वॉट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वल्लीज पर्सनैलिटी, वल्ली की व्यक्तित्व के बारे में आप क्या कहेंगे? फ्रॉम हर रिएक्शन टू द रनिंग काउ, जो दौड़ती हुई गाय को देखकर उसने जो प्रतिक्रिया की थी वल्ली ने, तो वल्ली की पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? रीड द फॉलोइंग साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स, इन साउंड और मूवमेंट वर्ड्स को पढ़िए। हॉन्क्ड, रश्ड, गैलॉप्ड, गैलॉप्ड का मीनिंग होता है जैसे हाथी या घोड़े की चाल जो होती है। क्लैप्ड, क्लैप्ड का मीनिंग ताली बजाना, और रोल्ड का मीनिंग गोल गोल घूमना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगराइज 1 to 5 इनटू साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स। आपको कैटेगरी बनानी है अलग अलग कि इनमें से कौन जो है वो साउंड वर्ड है और कौन मूवमेंट वर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम पहले इसके आंसर को डिस्कस करते हैं हम। देखिए, नंबर 1 का आंसर है वल्ली क्लैप्स विद जॉय, वल्ली खुशी से ताली बजाती है। कीनली ऑब्जर्व सीन, बहुत ही उत्सुकता से दृश्य को जो है वो ऑब्जर्व करती है, जज्ब करती है। एंड रिएक्ट्स एक्साइटेडली, और बहुत ही उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया करती है। शोइंग एक्टिव एंगेजमेंट, इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चुस्त है और उन दृश्यों के अंदर जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, अब देखिए सेकंड का आंसर क्या था। सेकंड क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स वल्लीज रिएक्शन ड्यूरिंग द जर्नी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वल्ली की जर्नी को जो है वो डिस्क्राइब करती है, बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करती है। देखिए, वो स्टेटमेंट है सेकेंड, बी स्टेटमेंट है। आइए आंसर देखते हैं हम। बी स्टेटमेंट है यहाँ पे, शी ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग कीनली एंड रिएक्टेड विद excitement and curiosity. Question number 3 है, what can be inferred about Wally's personality from her reaction to the running cow? दौड़ती हुई काव को देख करके वल्ली की कौन सी पर्सनालिटी को जो है वो रेफर किया गया है? देखिए, शी इज़ क्यूरियस, वह बहुत उत्सुक है। ऑब्जर्वेंट, हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। एंड एंथुजियास्टिक, और बहुत ही ज़्यादा जोश से भरी हुई है। नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए। रीड द फॉलोइंग साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स। अब इसमें जो है जो ए है वो करेक्ट है 1, 4, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि 1 और 4 साउंड वर्ड्स हैं और मूवमेंट वर्ड्स हैं सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ओके, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आइए और पर, इसके और पर। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून। हिस्टोरियन सबको गुड आफ्टरनून करता है। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री, हमारे प्राचीन इतिहास के म्यूजियम में आप सबका स्वागत है। ये दिया हुआ है पैसेज, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, सबसे एंड लेसन है ये ना। देखिए, एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट के लिए, क्यूरियोसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, और जो है वो गुड पुरानी चीज़ों के लिए उत्सुकताएँ फार ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत दूर 20वीं शताब्दी से। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को अक्सर किताबों का युग भी कहा जाता है। नाउ इन दोज डेज, इन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर एक विषय पर किताबें होती थीं। फ्रॉम द आंट ईटर टू जुलूस, और चींटी खाने वालों से लेकर जुलूस तक सभी किताबें उपस्थित होती थीं। बुक्स taught people how to and when to and where to and why to, किताबों ने लोगों को सिखाया कैसे, कब, कहाँ और क्यों। They illustrated, educated, punctuated and even decorated,
किताबें जो हैं हमें इलस्ट्रेटेड हर चित्र इत्यादि से सुशोभित करती हैं, शिक्षित करती हैं, हमें पंक्चुएटेड बनाती हैं, पंक्चुअल बनाती हैं और यहाँ तक कि सजाती भी हैं। बट द रीप्रिंट 2025-26, लेकिन जो दोबारा किताबें छपी हैं 2025 या 26 में, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो किताब जो कि जिसका नाम है जिसने कि इस ज़मीन को बचाया, 57 स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। इसमें कुछ ऐसी 57 ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अजीबोगरीब हैं, जो कि धरती पर कभी हुई हों और उन्होंने धरती को बचाया हो। You haven't heard about the Martian invasion of 2040। आपने मंगल ग्रह के हमला जो कि 2040 में होना था उसके बारे में सुना है। नाउ टिस्क टिस्क और टिस्क टिस्क का मीनिंग आदि आदि, ठीक है। टिस्क टिस्क एक तरह की ध्वनि होती है। नाउ व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, उन्होंने आज के बच्चों को क्या सिखाया? वेल यू नो, अच्छा अब जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, ये जो इन्वेजन था, हमला था, ये कभी भी हुआ नहीं। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने इसे रोक दिया। व्हाट वॉज द बुक यू आस्क, अब आप पूछेंगे कि वो किताब क्या है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये बेटा। What do the historians would reveal about the attitude towards book in the 20th century? इतिहासकार के कौन से शब्द हैं जो कि उसका रवैया प्रस्तुत करते हैं 20वीं शताब्दी के किताबों के लिए, ठीक है। बुक्स वर कंसीडर्ड इसेंशियल सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जो किताबें हैं वह ज्ञान का बहुत ज़रूरी स्रोत मानी जाती हैं। बुक्स वर वैल्यूड फॉर देयर एंटरटेनमेंट ओनली, किताबें सिर्फ अपनी मनोरंजन के लिए उन्हें मूल्य दिया जाता है। बुक्स वर व्यूड एज आउटडेटेड एंड अननेसेसरी, किताबों को बिल्कुल बेकार और आउटडेटेड माना जाता है। बुक्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडुकेशन एंड क्रिएटिविटी, किताबें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं शिक्षा में और सृजनात्मकता में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सही हैं? 1 and 4, 1 and 3rd, ओनली 1, ओनली 3rd। तो इसमें हम आ जाते हैं, देखिए नंबर 1 and 4। तो इसमें जो ऑप्शन हैं आपके 1 और 4, बुक्स वर कंसीडर्ड इसेंशियल सोर्सेज ऑफ नॉलेज और बुक्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाउ डज द हिस्टोरियंस टोन इन द ओपनिंग लाइन्स कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द प्ले, यहाँ पर हिस्टोरियन की जो उसने शुरुआत की थी उनमें से जो लाइन, शुरू की लाइन है, वो इस नाटक के मूड में कैसे योगदान देती है। आइए सेकंड आंसर हम देखते हैं। द टोन इज़ ह्यूमरस एंड आयरनिक, जो उस हिस्टोरियन की, इतिहासकार के कहने का तरीका व्यंग से भरा है और आयरनिक है, बहुत ही उपहास से भरा है। क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी एंड सटायर, और ये एक तरह की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, और सटायर का मीनिंग दुख से भरी हुई चीज़ों को प्रकट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द फॉलोइंग, ऑप्शन को आपको चुनना है जो कि इस इनकम्प्लीट लाइन को पूरा करता है। द हिस्टोरियन रेफर्स टू द 20th सेंचुरी एज द एरा ऑफ द बुक, जो इतिहासकार है वो 20वीं शताब्दी को किताबों का युग कहता है। बिकॉज शी वॉन्ट्स टू, क्योंकि वह चाहती है, emphasize the cultural and educational significance of books during that period, क्योंकि वह चाहती है कि वह जोर डाले सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व को किताबों को उस समय में। Now show that books were rare and only available to scientists and scholars, किताबें बहुत असाधारण हैं और सिर्फ वैज्ञानिकों के पास और विद्वानों के पास होती हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर ए ऑप्शन, मैंने आपको बताया ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कन्वेइंग, कौन से एक्सप्रेशन इतिहासकार प्रस्तुत करता है? ये फ्रेज कहकर टिस्क टिस्क, ये एक तरह की ध्वनि होती है, जैसे हम छी छी करती हैं या कुछ और हम कोई ध्वनि होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे टी एस के कहते हैं। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, आज के बच्चों को ये क्या सिखाती है? आइए, माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट एंड सरकाज्म, बहुत ही कम निराशा, और सरकाज्म का मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी पे टिप्पणी करना और किसी के ऊपर कोई व्यंग करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ द टू। ये नीचे एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, अब ये पोअम के दिए हुए हैं, ऊपर चैप्टर के दिए थे, प्रोज के दिए हुए थे, अब ये पोअम के हैं, आपको 5 मार्क्स का है, इनमें 2 दिए हुए हैं, कोई एक करना है ना। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा गिगल्ड का मीनिंग होता है हंसना, जोर जोर से हंसना, ठीक है, और बेलिंडा तब तक हंसती रहती थी जब तक कि वो घर को नहीं हिला देती थी। तो ये एक आपको बता दूं एग्जाम्पल है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होती है? अतिशयोक्ति। भाई हंसते हंसते क्या घर हिलता है? तो ये ज़रूरत से ज़्यादा कही हुई उक्ति है, ज़रूरत से ज़्यादा कही हुई बात है। ओके, तो ये जो 4 लाइनें ली हैं पोम की, ये ली हुई हैं टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी है ये, और पोम के फॉर्म में दी हुई है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा तब तक हंसती थी जब तक पूरा घर ना हिल जाता था। एंड बेलिंडा एंड वीक एंड ब्लिंक एंड सैड वीक, और ब्लिंक जो था वो कहता था वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और जो कि हंसता था क्योंकि वह एक चूहा है। ठीक है, ब्लिंक है एक चूहे का नाम। एंड इंक वॉज मस्टर्ड, और इंक जो एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो है वो बड़े ही रूड होकर कस्टर्ड की एज, कस्टर्ड एक ड्रैगन है जो कि हमेशा जो है रोता रहता है और बच्चों की तरह इज्जत करता है। तो यहाँ पर इंक और मस्टर्ड बड़े रूखेपन से उसकी उम्र पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जबकि कस्टर्ड चिल्ला कर कहता था कि उसे एक सुरक्षित जो है वो केज, पिंजरा दे दिया जाए। नाउ what emotions are most appropriately conveyed through the reactions of Belinda and her pets in the stanza? बेलिंडा और उसके जो पालतू हैं उनके ज़रिए कौन सी इमोशंस जो हैं वो यहाँ पर उपयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर एम्यूज़मेंट का मतलब मनोरंजन, मॉकरी मजाक उड़ाना, यहाँ फिर है एडमिरेशन प्रशंसा करना, डिसबिलीफ विश्वास करना, और सिंपथी किसी के ऊपर क्या करना, सहानुभूति दिखाना। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए आंसर पर हम देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन, ए इसका आंसर करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है मनोरंजन करते थे, सेकंड उसका मजाक उड़ाते थे, और यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ डिसबिलीफ, उसका विश्वास नहीं करते थे। फिर आइए, व्हाट डज द पोएट्स यूज ऑफ ह्यूमर, what does the poet's use of humor in this stanza suggest about custard's relationship with the other pets? इसके अंदर पोइट ने जो व्यंग यूज किया स्टेंजा में, कस्टर्ड के साथ बाकी पालतुओं का कैसा रिश्ता था। ठीक है, कस्टर्ड जो है वो एक ड्रैगन है, आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पे। आइए देखते हैं। इट शोज कस्टर्ड इज मॉक्ड एंड अंडर एस्टिमेटेड बाय अदर्स, ये दिखाता है कि कस्टर्ड इज मॉक्ड, उसका मजाक उड़ाया जाता था और वो दूसरों के द्वारा अंडर एस्टिमेट किया जाता था। लोग जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे और सोचते थे ये तो ज़रा भी बहादुर नहीं है। ओके, ना नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आइए, विच फ्रेज फ्रॉम द स्टैंजा रिवील्स कस्टर्ड्स टिमिड एंड फियरफुल नेचर?
इसमें से कौन स्टैंजा में कौन सा ऐसा फ्रेज है जो बताता है कि कस्टर्ड बहुत कायर था और डरे हुई प्रकृति का था। तो देखिए इसके अंदर जो है व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये जो सेंटेंस है इसमें से पता चलता है कि वो मीक था, टिमिड था, कायर था और एक बहुत ही डरा हुआ प्रकृति का था। ठीक है, आंसर यही दिया है नीचे। नाउ फिल इन द ब्लैंक सुटेबली टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करना। द मॉकरी बाय बेलिंडा, जो मजाक होता था बेलिंडा और उसके पेट्स रिफ्लेक्ट्स दियर, उनका कौन सा नेचर जो है वो दिखाते हैं, उनका नेचर दिखाते हैं मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। नाउ नेक्स्ट आ जाइए और आइए, ये दिया हुआ है पोम फॉर एनी ग्रेगोरी। नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कभी भी एक युवा आदमी डिस्पेयर का मीनिंग दुख या निराशा में नहीं जाके पड़ेगा। बाय दीज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। रैम्पार्ट्स यहाँ पे वैसे बेटा किला जो होता है उसकी प्राचीर जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे रैम्पार्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रैम्पार्ट हमारे कान के पास का वो हिस्सा जहाँ बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, नाउ बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, और उन महान हनी कलर्ड बहुत ही प्यारे रंग के रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, जो आपके कान के पास का हिस्सा है वहाँ के जो बाल हैं हनी कलर्ड हो जाते हैं, खूबसूरत रंग के होते हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, और कोई भी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए। यहाँ हनी कलर जो है वो सुनहरे बालों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे What does the poet suggest through the phrase thrown into despair? यहाँ पर पोएट थ्रोन इनटू डिस्पेयर लाइन जो है वो क्या सजेस्ट करती है। देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये है यहाँ पे ऑप्शनल है, ये ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम ए पे जाते हैं। यहाँ पे द यंग मैन फील्स होपलेस बिकॉज ही कैन नॉट विन एनी ट्रू लव, और यंग मैन जो है युवा आदमी ना उम्मीद हो जाता है क्योंकि वो एनी का सच्चा प्यार नहीं जीत पाता। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। द फ्रेज लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, और वो यंग मैन तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा, तुम्हारे बालों की सफ़ेदी देख के प्यार नहीं करेगा। एक्सप्रेसेस द पोएट्स विश दैट एनी ही लव्ड फॉर हर, यहाँ पे आ जाइए, लव्ड फॉर हर इनर क्वालिटीज, एनी को वो उसकी भीतरी गुणों के लिए प्यार करेगा। ठीक है, आइए थर्ड पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द पोएट हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन आउटर ब्यूटी एंड इनर वर्थ इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में पोएट ने कैसे बाहरी खूबसूरती और भीतरी कीमत को किस तरह से हाईलाइट किया है, उन दोनों के बीच में कैसे अंतर पोएट ने शो किया है। पोएट कंट्रास्ट फिजिकल ब्यूटी विद इनर वर्थ, पोएट ने तुलना की है फिजिकल ब्यूटी बाहरी सुंदरता की इनर वर्थ से। ओके, आ जाइए फोर्थ पर आइए। फोर्थ में है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द स्टेंजा दैट, जस्ट अ मिनट, आइडेंटिफाई द phrase in the stanza that symbolizes external attraction rather than emotional कनेक्शन। आपको फ्रेज लेना है स्टैंजा से जो प्रतीक है एक्सटर्नल अट्रैक्शन का बजाय इमोशनल कनेक्शन के। आइए, तो फ्रेज है यहाँ पर येलो हेयर, ठीक है, सुनहरे बाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस में से 4 का आपको जवाब देना है इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, हर एक के 50 शब्दों में जवाब देना है। ठीक है, तो ये जो है 3-3 नंबर के हैं, 12 मार्क्स टोटल। हाउ डज एनी फ्रैंक्स डायरी, एनी फ्रैंक की जो डायरी है, अच्छी तरह आपको पता है एनी फ्रैंक की डायरी कितनी ज़्यादा फेमस डायरी है।
रिवील हर इमोशनल मैच्योरिटी, और ये उसकी डायरी दिखाती है उसकी भावनात्मक वयस्कता एंड सेल्फ अवेयरनेस और उसकी खुद की जागरूकता डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर लाइफ इन हाइडिंग। और हालांकि छुपे हुए समय में, लाइफ इन हाइडिंग का मतलब है कि वह लोग जो है वो छुपे हुए थे, ज्यूइश लोग थे वो, तो नाजी लोगों से छुपे हुए थे। तो इतनी रेस्ट्रिक्शन थी कि छुपे हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी जो डायरी है वो इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस को शो करती है। देखिए, एनी फ्रैंक शोज मैच्योरिटी थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन। एनी फ्रैंक ने अपनी वयस्कता दिखाई है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब खुद के विचारों को दिखाकर, एंड इमोशनल ऑनेस्टी, और पूरी भावनात्मक ईमानदारी के साथ उसने अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। और जैसे वयस्क लोग अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही। ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन प्रेजेंट्स सम मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस। ये जो कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक रहस्यमय अनुभव दिखाती है दैट ट्रांसफॉर्म्स द पायलट्स पर्सपेक्टिव, जो कि पायलट का जो विचार है पूरी तरह बदल देता है। डिस्कस हाउ दिस मिस्ट्री एड्स डेप्थ टू द स्टोरीज थीम। बताइए कैसे ये जो रहस्य है वो उस कहानी के जो थीम है उसके अंदर रहस्य जो है जोड़ देती है। ठीक है, तो ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है और ये द ब्लैक एरोप्लेन में से लिया गया है। आइए, मिस्ट्री एड्स डेप्थ बाय शोइंग फेथ एंड ह्यूमन कनेक्शन। मिस्ट्री जो है वो ऐड करती है, डेप्थ गहराई जो है ऐड करती है बाय शोइंग फेथ, क्योंकि वो अपना फेथ, अपना जो है विश्वास जताता है, एंड ह्यूमन कनेक्शन, और मनुष्य के साथ एक जुड़ाव भी जो है पायलट जो डकोटा DS-099 का जो पायलट है वो पूरी तरह से जो है अपना विश्वास और मनुष्य के साथ जुड़ाव को शो करता है। आइए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द राइटर्स पोर्ट्रायल ऑफ कुर्ग पीपल। राइटर ने जो कुर्ग के लोगों का चित्र खींचा है कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ प्राइड एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया फर्स्ट पार्ट है इसका, कुर्ग उसमें से दिया हुआ है। तो कुर्ग लोग जो है वो योगदान देते हैं पूरे गर्व और इन कल्चरल आइडेंटिटी और सांस्कृतिक पहचान में के गर्व में पूरे जो थीम है उसको कंट्रीब्यूट करता है। आइए देखिए, कैप्टिविटी स्ट्रिप्स एनिमल कुर्ग्स पीपल आर प्राउड। कुर्ग के लोग बहुत ही ज़्यादा गौरव से भरे हैं, ब्रेव, बहादुर हैं, कल्चरली रूटेड, और पूरी तरह से अपनी संस्कृति से जड़ से जमे हुए हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे डज द पोइट हाईलाइट द लॉस ऑफ डिग्निटी एंड पावर। किस तरह से पोइट रोशनी डालता है कि हमारी शान और हमारी ताकत का नुकसान होता है व्हेन वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन कैप्टिविटी। जब किसी भी जंगली जानवर को कैप्टिविटी, जेल या कारावास या जेल की सलाखों के पीछे रख दिया जाता है, तब उसकी शान और उसकी ताकत का नुकसान होता है। तो ये पोम है अ टाइगर इन द जू पोम से लिया हुआ है। नाउ कैप्टिविटी स्ट्रिप्स एनिमल्स ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। कैप्टिविटी जो है वो जानवर की आज़ादी और उसकी शान को पूरी तरह से रोक देती है। लास्ट क्वेश्चन पे आइए इसके, हाउ डज द पोएट यूज अ सिंपल इंसिडेंट। पोएट एक साधारण घटना का प्रयोग करता है टू टीच अ प्रोफाउंड लेसन। एक जो है वो प्रोफाउंड मतलब गहराई से एक सबक सिखाता है अबाउट ग्रोइंग अप एंड एक्सेप्टिंग लॉस, कि बड़े होना और नुकसान को स्वीकार करना। तो ये है द बॉल पोअम में से लिया हुआ है ये। आइए, द पोएट यूजेज अ लॉस्ट बॉल टू शो इमोशनल ग्रोथ। पोएट यूज़ करता है खोई हुई बॉल को ये दिखाने के लिए कि हमारी इमोशनल, हमारी भावनात्मक वृद्धि हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम। आइए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 का जवाब देना है 40 to 50 वर्ड्स में, और हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। ठीक है, 2 देने हैं। नाउ
वाई इज़ द स्टोरी टाइटल द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। कहानी के टाइटल को ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मतलब सर्जरी एक हॉस्पिटल होता है, इसकी जीत, ये टाइटल क्यों दिया गया है? व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट मिसेस पम्फ्रेज एटीट्यूड एंड ट्रिकीज रिकवरी। ये मिसेस पम्फ्रे के रवैये और ट्रिकी का बीमारी से उभरने पर क्या सुझाव देता है? आइए देखिए। टाइटल रिफ्लेक्ट्स मेडिकल सक्सेस, ये टाइटल दिखाता है चिकित्सा की सफलता एंड इमोशनल रिकवरी, और जो ट्रिकी की रिकवरी है वो इमोशनल भावनात्मक रिकवरी है। रिकवरी का मतलब होता है बीमारी इत्यादि से बाहर आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। छोटे छोटे आंसर करके दिए मैंने, आप इन्हें फैला के लिख सकते हैं। हाउ डज रिचर्ड ई ब्राइट अप्रोच टू लर्निंग। रिचर्ड ई ब्राइट की जो पहुंच थी सीखने के लिए, रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू साइंटिस्ट, वो दिखाती थी एक सच्चे वैज्ञानिक की गुण। तो ये कैसे दिखाती थी, कैसे, क्या अप्रोच थी रिचर्ड ई ब्राइट की? आइए देखते हैं। यहाँ पे ई ब्राइट लर्न्स थ्रू क्यूरियोसिटी। ई ब्राइट की जो क्वालिटीज़ थी वो थी कि वह सीखता था उत्सुकता के ज़रिए, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और वह प्रयोग के ज़रिए हर चीज़ को सीखा करता था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। हाउ डज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द नेकलेस, जो ट्विस्ट आया कहानी में, एक गहरा मोड़ आया द नेकलेस के अंदर, रेफरेंस द स्टोरीज मैसेज अबाउट वैनिटी एंड प्राइड, और ये एक मैसेज देता है हमें घमंड और गर्व के बारे में। आइए थर्ड क्वेश्चन पे हम देते हैं। ट्विस्ट एक्सपोजेस वैनिटी एंड मटीरियलिज्म, जो ट्विस्ट है कहानी में जो आया था वो क्या दिखाता है? घमंड एंड मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म का मतलब होता है चीज़ों इत्यादि के प्रति प्यार। ठीक है, एक व्यक्ति जो है सिर्फ चीज़ों इत्यादि के प्रति प्यार करता है, बाकी किसी चीज़ से प्यार नहीं करता। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस, दो में से किसी एक का जवाब देना है। 100 से 120 वर्ड्स, और ये है 6 मार्क्स का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को पहले समझा रही हूँ और दोनों के आंसर इकट्ठे आपको दे रही हूँ। कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम, कुर्ग और टी फ्रॉम असम जो दिया हुआ है, सेलिब्रेट्स इंडियाज डाइवर्सिटी, ये हमें दिखाती है भारत की अनेकता में एकता, एंड नेचुरल रिचनेस, और प्राकृतिक समृद्धि को दिखाता है। हाउ डू दीज लेसन्स प्रोमोट रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, इन्वायरमेंट एंड ट्रेडिशन, ये जो लेसन है ये हमारी संस्कृति, पर्यावरण और हमारे ट्रेडिशन, परंपरा को किस तरह से प्रमोट करता है, किस तरह से उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, कैसे आगे बढ़ाता है। अब आइए और क्वेश्चन है द बॉल पोअम एंड द डस्ट ऑफ स्नो। दो पोअम या दो लेसन का ना कंपैरिजन इन क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत अटेंटिव हो करके जाइएगा एग्जामिनेशन के लिए। द बॉल पोअम और डस्ट ऑफ स्नो एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल मोमेंट्स, ये हमें खोज निकालते हैं कि छोटे छोटे क्षणों का क्या प्रभाव होता है ऑन इमोशनल ग्रोथ, हमारी भावनात्मक वृद्धि पर जो है वो इन छोटे छोटी क्षणों का क्या प्रभाव होता है। कंपेयर हाउ बोथ पोम्स यूज सिंपल इमेजरी, आपको तुलना करना है कैसे ये दोनों पोम साधारण इमेजरी का यूज़ करती हैं टू डिलीवर डीपर इंसाइट अबाउट लाइफ एंड चेंज, और हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देती हैं, इंसाइट देती हैं ज़िंदगी और बदलाव के बारे में। आइए दोनों आंसर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ ये क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन 10 है। ओके, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम सेलिब्रेट इंडियाज डाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिचनेस, जो कुर्ग और टी फ्रॉम असम है ये भारत की अनेकता में एकता और प्राकृतिक समृद्धि को दिखाता है। द लेसन्स कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम हाईलाइट, जो लेसन्स हैं कुर्ग और असम की जो चाय है वह रोशनी डालती है इंडियाज रिच कल्चरल एंड नेचुरल डाइवर्सिटी, भारत के समृद्ध परंपरा और प्राकृतिक अनेकता के ऊपर रोशनी डालती है।
कुर्ग प्रेजेंट्स द ब्रेवरी, कुर्ग है प्रतीक बहादुरी का, हॉस्पिटैलिटी आदर सत्कार का, एंड यूनिक ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल, और लोगों के अद्भुत जो है वो परंपराओं का जो को प्रेजेंट करता है, along with ब्यूटी ऑफ इट्स फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ कुर्ग प्रेजेंट करता है जंगलों नदियों की खूबसूरती, प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर एंड एनवायरनमेंट, और ये प्रोत्साहित करता है कि हम आदर करें सामान्य रीति रिवाज और पर्यावरण का हम स्वागत करें, हम आदर करें। टी फ्रॉम असम इंट्रोड्यूसेस द वास्ट टी गार्डन्स, टी फ्रॉम असम जो है हमारा परिचय कराता है दूर दूर फैले चाय के बागान, एंड द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ टी कल्टीवेशन, और पारंपरिक प्रक्रिया चाय की खेती की, कल्टीवेशन खेती की, शोइंग हाउ नेचर एंड ह्यूमन एफर्ट वर्क टुगेदर, ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और मनुष्य का प्रयत्न एक साथ काम करते हैं। बोथ लेसन्स एनकरेज प्राइड इन रीजनल आइडेंटिटी, दोनों ही लेसन प्रोत्साहित करते हैं गर्व क्षेत्रीय पहचान का, एंड स्ट्रेस द नीड टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, और हम पर जोर डालते हैं कि आवश्यकता है प्राकृतिक स्रोतों को संभाल कर रखने की। दे टीच दैट ट्रेडिशंस, ये सिखाते हैं कि हमारे रीति रिवाज, लैंडस्केप्स, दूर तक फैली ज़मीनें, एंड ऑक्यूपेशंस और हमारे व्यवसाय फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज, और ये सब मिलकर बनाते हैं भारत के खजाने की बैकबोन, हड्डी बनाते हैं, पीठ की हड्डी बनाते हैं, एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद केयर, और इनको पूरी परवाह के साथ हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए बॉल पोम पे। द बॉल पोम एंड डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल मोमेंट्स एंड इमोशनल ग्रोथ, जो बॉल पोम है और डस्ट ऑफ स्नो है, छोटे छोटे क्षण और फिर हमारी संवेदनात्मक भावनात्मक हमारी वृद्धि कैसे होती है, हमारा जो मन है दिमाग है कैसे बड़ा होता है। Both the ball poem and dust of snow show how small incidents can lead to deep emotional change. Ball poem and dust of snow दोनों दिखाते हैं कि छोटे छोटे जो घटनाएं होती हैं वो एक गहरे भावनात्मक बदलाव हमारे अंदर लाती हैं। In the ball poem, the loss of a ball helps a young boy understand loss. बॉल पोम के अंदर जब उसकी बॉल बच्चे की पानी में चली जाती है तब वह युवा लड़का समझता है नुकसान या उसका महत्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोइंग अप, जिम्मेदारी और बड़े होने को समझता है। इन डस्ट ऑफ स्नो, अ सिंपल फॉल ऑफ स्नो फ्रॉम अ क्रो, और डस्ट ऑफ स्नो के अंदर जब साधारण रूप से जो बर्फ़ है एक क्रो कौवा जो है वो गिरा देता है, इंस्टेंटली लिफ्ट्स अ पोइट्स मूड, और वह जल्दी ही पोइट के मूड को बदल देती है। इससे पहले पोइट दुखी था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ कौवा हेमलॉक ट्री से जो है वो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स है कवि पर गिराता है, पोइट का मूड बदल जाता है एंड चेंजेस हिज आउटलुक ऑन द डे, और दिन के प्रति उसका रवैया पूरा बदल जाता है। द सिंपल इमेजरी ऑफ अ बॉल एंड फॉलिंग स्नो कैरीज पावरफुल मैसेजेस अबाउट लाइफ। ये जो बिल्कुल साधारण प्रतीक लिए गए हैं बॉल का और बर्फ का गिरना, ये बहुत ही ताकतवर संदेश उठाता है हमारी जिंदगी के बारे में। बोथ पोम्स टीच दैट ऑर्डिनरी मोमेंट्स, दोनों कविताएं सिखाती हैं कि साधारण जो क्षण होते हैं कैन ब्रिंग मीनिंगफुल लेसन, वह हमारे सामने ला सकते हैं अर्थपूर्ण सबक एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और वयस्कता से भरी हुई भावनाएं। ठीक है, कि हम बड़े हो गए हैं, हमें ये बातें अब समझनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं हम। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये भी 6 नंबर का है, कोई एक करना है। एज इन भोली एंड द थीव स्टोरी, भोली और थीव स्टोरी आपको याद है अच्छे से। नाउ बोथ प्रोटागोनिस्ट, इनमें 2 प्रोटागोनिस्ट हैं, एक में है भोली सुलेखा और दूसरे में है द थीव स्टोरी में हरी सिंह। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? मेन कैरेक्टर जो है, ठीक है। अंडरगो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, उनके भीतर भीतरी बदलाव आता है। डिस्कस हाउ दियर एक्सपीरियंसेस टीच दैट, डिस्कस करना, आपको बताना है कि उनके जो अनुभव हैं
टीच दैट सेल्फ रियलाइजेशन, कैसे भीतरी भीतर वह अपने आप महसूस करते हैं, एंड मॉरल करेज और नैतिक साहस आर मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ और अपीयरेंस, कि रुपया पैसा या फिर दिखावट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भीतर खुद की रियलाइजेशन आना और खुद ही नैतिक बदलाव आना। इनर क्वेश्चन नंबर 11 का ए बता रही हूँ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, भीतरी बदलाव भोली में, एंड द थीफ्स स्टोरी और चोर की कहानी। ठीक है, इन भोली एंड द थीफ स्टोरी, भोली और द थीफ स्टोरी में द प्रोटागोनिस्ट अंडरगो मीनिंगफुल इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी प्रोटागोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर हैं, उनके भीतर एक अर्थपूर्ण भीतरी बदलाव आता है। भोली वंस टिमिड एंड नेग्लेक्टेड, भोली एक समय था जब बिल्कुल कायर थी और सब लोगों से नज़रअंदाज करते थे। गेन्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने प्राप्त कर लिया विश्वास और भीतरी आदर, आत्मसम्मान, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के जरिए, एंड रिफ्यूजेज एंड अनजस्ट मैरिज, और उसने अन्याय से भरी हुई शादी को मना कर दिया। प्रोवाइडिंग दैट डिग्निटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अपीयरेंस, ये दिखाता है कि शान ज़्यादा ज़रूरी है हमारी दिखावट से। देखिए, दिखावट का मतलब है कि भोली बहुत ज़्यादा, उसके मुंह के ऊपर पॉक मार्क्स हैं, चेचक के दाग हैं। ठीक है। इन द थीफ स्टोरी और चोर की कहानी में हरि सिंह चेंजेस फ्रॉम अ डिसऑनेस्ट थीफ टू एन ऑनेस्ट पर्सन, कि जो हरि सिंह है वह एक बेईमान चोर से एक ईमानदार व्यक्ति में बदल जाता है। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अनिल्स ट्रस्ट एंड काइंडनेस, जब वह अनुभव कर लेता है अनिल का विश्वास और उसकी दया, जब वो अनुभव कर लेता है ना, तो वो एक बेईमान चोर से एक ईमानदार व्यक्ति बन जाता है। बोथ कैरेक्टर्स रियलाइज, दोनों के दोनों कैरेक्टर भोली और हरि सिंह महसूस करते हैं दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमारा आत्मसम्मान, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड मॉरल करेज और नैतिक साहस आर ग्रेटर देन मटेरियल गेन, ये ज़्यादा ज़रूरी है रुपए पैसे से। देयर जर्नीज हाईलाइट दैट ट्रू ग्रोथ, और उनकी यात्राएं दिखाती हैं कि जो सच्ची वृद्धि है कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, वह समझ से आती है, वंस वर्थ, जो कि एक व्यक्ति इकट्ठी करता है, एंड चूजिंग द राइट पाथ, और सही रास्ते को चुनता है। आइए, कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रीड इन, क्या परिणाम होता है लालच का नेकलेस में और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में। ठीक है, नेकलेस के अंदर मटिल्डा है, मैडम मटिल्डा हैं, और कैसे वो नेकलेस ले लेती हैं मैडम फॉरेस्टियर का, और उनकी लालच से क्या होता है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में हॉरेस डेनबी है, और जो है उसकी लालच का क्या परिणाम होता है। बोथ द नेकलेस एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट शो हाउ ग्रीड एंड मिसप्लेस्ड वैल्यूज लीड टू सफरिंग, और नेकलेस और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट दोनों ही दिखाते हैं कि लालच और जब हमारे मूल्य गिर जाते हैं, मिसप्लेस्ड वैल्यूज का मतलब होता है हमारे भीतर के मूल्य जो गिर जाते हैं वे हमारे दुख का कारण बनते हैं। इन द नेकलेस मैडम लॉयसल्स डिज़ायर टू अपीयर वेल्दी, और द नेकलेस में मैडम लॉयसल की इच्छा जो है, बहुत अमीर दिखने की इच्छा है उनकी, रिजल्ट्स इन ईयर्स ऑफ हार्डशिप आफ्टर लूजिंग अ बोरोड नेकलेस, और उनकी इच्छा है कि मैं बहुत पार्टी में जा रही हूँ, बहुत अमीर दिखूँ, इसका परिणाम होता है कि वह उधार के नेकलेस को खोने की वजह से बहुत सारे वर्ष दुखों के उठाती हैं, तकलीफ़ों के उठाती हैं। हर प्राइड एंड ऑब्सेशन विद स्टेटस, उनका जो गर्व है और स्तर का जो ऑब्सेशन है, जो उनके भीतर जो एक लालसा है स्तर के लिए, डिस्ट्रॉय हर हैप्पीनेस, उनकी खुशी को तबाह कर देती है। इन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हॉरेस डेनबीज ग्रीड फॉर रेयर बुक्स, और हॉरेस डेनबी की जो लालच है असाधारण किताबों की, लीड्स हिम इनटू क्राइम एंड इवेंचुअल अरेस्ट, उसको एक अपराध में डाल देती है, और उसके साथ साथ इवेंचुअल अरेस्ट, वह गिरफ्तार भी तभी कर लिया जाता है। बोथ स्टोरीज वार्न दैट, दोनों कहानियाँ हमें चेतावनी देती हैं दैट डिसऑनेस्टी एंड मटीरियल ऑब्सेशन, की बेईमानी और किसी भी चीज़ की जो लालसा है, ब्रिंग पेन, वह हमें दर्द देती है, रादर देन फुलफिलमेंट, बल्कि किसी चीज़ को, हमारी किसी कमी को भरती नहीं है। दे टीच दैट कंटेंटमेंट, ये सिखाती है संतुष्टि, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड सिंपल लिविंग, और साधारण जिंदगी आर इसेंशियल फॉर अ
पीसफुल लाइफ बहुत ज़रूरी है हमारी शांति से ज़िंदगी जीने के लिए। ओके, तो ये मैंने पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया। साथ साथ में आपको जो है वो जो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी कहीं रूल्स आने थे या कोई और फॉर्मेट्स है उन्हें भी थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना है आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ पेपर। हालांकि बहुत लेंथी है, वीडियो बहुत लेंथी है, लेकिन बेटा 3 घंटे का पेपर 1.5-2 घंटे में कवर भी करना है और ठीक है पूरा सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है आपको। तो कोशिश करूँगी एक और सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड करूँ जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।